पाए जाते हैं उसमें से एक 4 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो आपको 3 तंत्र खास कर लेने हैं, पाचन तंत्र, प्रश्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। इन तंत्र में से एक तंत्र जरूर परीक्षा में, बोर्ड की एग्जाम में चाहे सेकंड एग्जाम हो, पूछा ही जाता है। तो हमारे पास कितने तंत्र है? 3। तो मनुष्य में स्थित तंत्र, तो मनुष्य में स्थित तंत्र की बात करें तो 3 तंत्र के बारे में आपको समझाना है। पहला है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में पूछे तो आपको आकृति खास बनानी है। 4 नंबर का प्रश्न हो तो आकृति एकदम बनाना ही है। ऐसा नहीं सर हम आकृति नहीं बनाए तो चलेगा, पर आकृति बनाने का ही। तो मनुष्य का पाचन तंत्र अगर पूछे तो आपको ये आकृति ऐसी बनाकर और उसके बारे में क्या लिखना है वो बताता हूं। अब ये मनुष्य का पाचन तंत्र पूछे तो आपको लिखने का सबसे पहले मुख के बारे में। तो आहार नाल की शुरुआत मुख से होती है। आहार नाल, मुख जो होता है वो आहार नाल के अग्र सिरे पर होता है। तो आहार नाल की शुरुआत मुख से होती है, मुख आहार नाल के अग्र सिरे पर होता है, मुख दोनों होठों से घिरा होता है। फिर आपको लिखने का मुख मुख गुहा में खुलता है, मुख मुख गुहा में खुलता है। तो ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के बीच की गुहा को मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में जीभ होती है, 4 प्रकार के दांत होते हैं, लार ग्रंथि होती है। मुख गुहा के पश्च विस्तार को ग्रसनी कहते हैं, यानी कंठ नली कहते हैं। मुख गुहा के पश्च यानी पीछे के विस्तार को क्या बोलते हैं? कंठ नली यानी ग्रसनी कहते हैं। ये ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है और ग्रसिका आमाशय में खुलता है। आमाशय यानी जठर। अब लिखने का जठर पेट में बाईं तरफ ऊपर की तरफ आया होता है। जठर में ग्रंथियां खुलती है जो जठर रस उत्पन्न करती है। जठर जो होता है वो क्षुद्रांत में खुलता है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। तो जो हमारा जठर यानी आमाशय क्षुद्रांत में खुलता है। क्षुद्रांत जो है वो छोटी आंत है। तो छोटी आंत जो होती है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, लेकिन कुंडलित होने से थोड़ी सी जगह में व्यवस्थित हो जाता है। अलग अलग प्राणियों में क्षुद्रांत की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे तृणाहारी की क्षुद्रांत लंबी होती है क्योंकि उसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है, और मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। तो आपको लिखने का तृणाहारी की क्षुद्रांत लंबी और मांसाहारी की छोटी होती है। अब ये क्षुद्रांत जो होता है वो क्या होता है कि बृहदांत्र में खुलता है, यानी बृहदांत्र यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंतिम भाग को गुदा कहते हैं। गुदा यानी मलाशय। और गुदा जो है वो गुदा द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, यानी मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। आप चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हो कि यहाँ पर ये यकृत है और ये अग्न्याशय है। तो ये दोनों एक सामान्य नली के द्वारा छोटी आंत में खुलते हैं, छोटी आंत में खुलते हैं। तो आपको अगर बोले मनुष्य का पाचन तंत्र आकृति बनाकर समझाइए तो आपको लिखने का आहार नाल की शुरुआत मुख से होती है। मुख आहार नाल के अग्र सिरे पर होता है, मुख दोनों होठों से घिरा होता है, मुख मुख गुहा में खुलता है। ऊपरी जबड़े निचले जबड़े के बीच की गुहा को मुख गुहा कहते हैं। जीभ होती है, लार ग्रंथि होती है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। मुख गुहा के पश्च विस्तार को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है, ग्रसिका आमाशय में खुलती है। आमाशय पेट में बाईं तरफ ऊपर की तरफ आया होता है। आमाशय में ग्रंथियां खुलती है जो जठर रस उत्पन्न करती है। आमाशय जो है वो क्षुद्रांत में खुलता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, कुंडलित होने से थोड़ी सी जगह में व्यवस्थित हो जाता है। अलग अलग प्राणियों में क्षुद्रांत की लंबाई अलग अलग होती है। तृणाहारी की क्षुद्रांत लंबी, मांसाहारी की छोटी होती है। क्षुद्रांत जो है वो बृहदांत में खुलता है। बृहदांत के अंतिम भाग को गुदा कहते हैं। गुदा गुदा द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। तो आपको ये पाचन तंत्र पूछे तो ऐसा लिखना है। आपको बोले श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र के बारे में बोले तो लिखने का नाक के अग्र सिरे पर आए 2 छिद्रों को नासाद्वार कहते हैं। नाक के अग्र सिरे पर आए 2 छिद्रों को नासाद्वार कहते हैं। नासाद्वार के द्वारा ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर जाती है। नाक की गुहा को नासा मार्ग कहते हैं। नाक की गुहा को नासा मार्ग कहते हैं। अब नासा मार्ग में महीन बाल होते हैं और श्लेष्म नामक चिकना पदार्थ होता है।
नासाद्वार के द्वारा जो हवा अंदर प्रवेश करती है उसमें जो धूल के कण और सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं वो यहीं पर चिपक जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। नासा मार्ग से केवल शुद्ध हवा ग्रसनी में जाती है। नासा मार्ग से केवल शुद्ध हवा कहाँ जाती है? ग्रसनी में। तब ये नाक की गुहा, मुख की गुहा से जुड़ जाती है। लेकिन जो हमारा कंठ है वो कंठ घाटी ढक्कन से सुरक्षित होता है। कंठ हमारा घाटी ढक्कन से सुरक्षित होता है। जब मुख से हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये घाटी ढक्कन कंठ को क्या कर देता है? बंद, जिससे कभी भी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश नहीं करते हैं। भोजन के कण कभी भी श्वास नली में प्रवेश नहीं करते हैं। श्वास नली नीचे जाकर दो शाखाओं में विभाजित होती है, तब इसको हम श्वसनी कहते हैं। श्वास नली नीचे जाकर दो शाखाओं में विभाजित होती है, उसको बोलते हैं श्वसनी। श्वसनी अपने तरफ आए हुए फेफड़ों में प्रवेश करती है और अनेक शाखाओं में विभाजित होती है, तब इसको हम बोलते हैं श्वसनिका। तब इसको हम बोलते हैं श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी रचना होती है, जिसको कूपिका कहते हैं। श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी क्या होती है? रचना, जिसको कूपिका कहते हैं। और मनुष्य में एक जोड़ी फुफ्फुस यानी फेफड़े होते हैं। एक जोड़ी का मतलब दो फेफड़े होते हैं। तो आपको लिखने का मनुष्य का श्वसन तंत्र, तो लिखने का नाक के अग्रसिरे पर आए दो छिद्रों को नासाद्वार कहते हैं। नासाद्वार के द्वारा ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड हवा बाहर जाती है। नाक की गुहा को नासा मार्ग कहते हैं। नासा मार्ग में महीन बाल और श्लेष्म नामक चिकना पदार्थ होता है, जिससे नासाद्वार के द्वारा जो हवा अंदर प्रवेश करती है उसमें जो धूल के कण और सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं वो यहीं पर चिपक जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। नासा मार्ग से केवल शुद्ध हवा ग्रसनी में जाती है, तब नाक की गुहा मुख की गुहा से जुड़ जाती है। लेकिन जो हमारा कंठ है वो घाटी ढक्कन से सुरक्षित होता है। जब हम मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं तो घाटी ढक्कन कंठ को बंद कर देता है, जिससे भोजन के कण कभी भी श्वास नली में प्रवेश नहीं करते। श्वास नली नीचे जाकर दो शाखाओं में विभाजित होती है और उसको हम बोलते हैं श्वसनी। श्वसनी अपने तरफ आए हुए फेफड़ों में क्या करती है? प्रवेश करके अनेक शाखाओं में विभाजित होती है, तब उसको बोलते हैं श्वसनिका। श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी रचना होती है, जिसको कूपिका कहते हैं। और मनुष्य में एक जोड़ी फुफ्फुस होता है। अब आता है हमारा उत्सर्जन तंत्र। तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? एक जोड़ी विक्र होता है, जिसको हम मूत्रपिंड भी कहते हैं। तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी विक्र होता है। विक्र जो होते हैं वो कत्थई रंग के होते हैं और सेम के बीज आकार के चपटे होते हैं। तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र पूछे तो आपको लिखने का नंबर 1 विक्र यानी मूत्र पिंड। तो मनुष्य में एक जोड़ी विक्र पेट के अंदर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आए होते हैं। विक्र जो होते हैं वो सेम के बीज आकार के चपटे होते हैं और कत्थई रंग के होते हैं। विक्र के अंदर की सतह से लंबी वाहिनी नीचे की ओर जाकर मूत्राशय में खुलती है, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी विक्र से मूत्राशय की तरफ मूत्र का वहन करती है। तो आपको लिखने का कि विक्र के अंदर की सतह से लंबी वाहिनी नीचे की ओर जाकर मूत्राशय में खुलती है, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी विक्र से मूत्राशय की तरफ मूत्र का वहन करती है। मूत्राशय थैली जैसा होता है। मूत्राशय में मूत्र का संग्रह होता है। मूत्राशय छोटे मार्ग के द्वारा शरीर के बाहर आता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। और मूत्र मार्ग छोटे छिद्र के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, जिसे मूत्र द्वार कहते हैं। तो मूत्राशय छोटे मार्ग के द्वारा शरीर के बाहर आता है, जिसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। और मूत्र मार्ग जो है वो छोटे छिद्र के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, उसे मूत्र द्वार कहते हैं। फिर आपको यहाँ पर बना देने का पृष्ठ महाधमनी और पश्च महाशिरा। पृष्ठ महाधमनी और पश्च महाशिरा, ऐसी आपको आकृति बनाकर और मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र लिखना रहता है।